नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। क्या कुछ खास रहा आज, चलिए देखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आज चांद का दीदार हो सकता है। अगर चांद दिख जाता है तो कल पूरे भारत में ईद मनाई जाएगी। आपको बता दें, कल सऊदी अरब ने ईद का चांद न दिखने की वजह से वहां ईद 2 मई को मनाई जा रही है। ऐसे में कई लोग कयास लगा रहे हैं कि भारत में ईद 3 मई को मनाई जाएगी। इस पर सुरक्षा और बाकी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी बनाई गई हैं। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोन सेक्टर और सब सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी गई है। पीएससी और आरएएफ को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासनिक अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी तरह की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अफसर मौके पर जाएंगे और समाधान कराएंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। खुफिया विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें, कल पूरे भारत में ईद मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाती है ये ईद, चलिए बताते हैं। ईद का त्यौहार साल में एक बार आने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार की अहमियत रमजान से है, क्योंकि सभी मुसलमान एक महीना रोज़ा रखकर ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ईद से पहले शबे कद्र की 5 रातें गुजरती हैं, जिसमें सभी मुसलमान रात भर इबादत करते हैं और खुदा से मगफिरत की दुआ मांगते हैं। कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं ईद की तैयारियां। क्या कुछ होता है इस दौरान, सुनिए। आपको बता दें, मुसलमान कई दिनों पहले से ईद की तैयारियों में जुट जाता है। घरों की सफाई की जाती है। शीर खुरमा बनाने के लिए चावलों को भिगोकर सुखाया जाता है। आपको बता दें, कई मुस्लिम घरों में शीर खुरमा में पिसे हुए चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ सभी लोग सदका और फितरा निकालते हैं। क्या होता है ईद के दिन, ये बेहद अहम है। आपको बता दें, ईद के दिन सभी घरों में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जिसके बाद शीर बनाई जाती है और फिर घर के सभी पुरुष नहाकर नए कपड़े पहनते हैं और खुशबू लगाते हैं, जिसके बाद सभी ईद की नमाज के लिए जाते हैं। इस दौरान खास बात ये होती है कि घर के सभी छोटे लोगों को ईदी दी जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजली बिल जमा कराने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, पर अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे तब भी आपूर्ति होगी। ये सरकार बताए कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ती थी, उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं करी। वह जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। सीएम योगी ने इस पर क्या कहा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली की समस्या के संदर्भ में कहा था, बिजली आपूर्ति होती रहे, इसके लिए बिल का भुगतान जरूरी है। बिजली का उपभोग करने वाले हर उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह समय से बिजली बिल का भुगतान करे। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा विभाग, विद्युत निगमों को बिल के समयबद्ध संकलन के लिए ठोस प्रयास करना होगा। बकायेदारों से लगातार संपर्क और संवाद करें। कलेक्शन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। सीएम ने बताया था कि कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे हमें अतिरिक्त रैक देने जा रहा है। भारत सरकार से अतिरिक्त बिजली भी प्राप्त होगी। रोस्टर के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। अगली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। आपको बता दें, दिल्ली में अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली के परिवहन विभाग ने साफ कह दिया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वाले मालिकों और चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना या जेल हो सकती है। इनमें सरकारी विभाग के वाहन भी शामिल हैं। विभाग के मुताबिक पहली बार अपराध करने पर 2,000 से 5,000 रुपये और बाद में अपराधों के लिए 5 से 10,000 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, वाहन मालिकों को अपने वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए नवीनीकरण शुल्क भी देना होगा। बता दें कि ये कदम मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ऐसे कई वाहनों के चलने के बाद आया है। विभाग द्वारा जारी नोटिस में क्या कहा गया है, वो भी सुनिए। विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि परिवहन विभाग द्वारा ये देखा गया है कि सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित परिवहन वाहनों सहित कई मालिक या चालक वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना परिवहन वाहन चला रहे हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उसके तहत बनाए गए नियम का घोर उल्लंघन है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि एमवी अधिनियम की धारा
56 के अनुसार एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाता है जब तक कि उसके पास दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी फिटनेस का वैलिड सर्टिफिकेट न हो। बता दें कि ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट 3 साल की अवधि के लिए वैध होता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्दी उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। अमेरिका समेत तमाम देश रूस को अलग अलग तरह से घेरने पर लगे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जिद पर कायम है और उन्होंने युद्ध विराम नहीं किया है। इस बीच खबर आ रही है कि युद्ध के दौरान ही पुतिन छुट्टी पर जा रहे हैं। ये छुट्टी उन्होंने कैंसर का ऑपरेशन कराने के लिए ली है। पुतिन की गैर हाजिरी में रूस की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अपनी अनुपस्थिति में रूस की कमान रूसी सुरक्षा परिषद के चीफ और खुफिया एजेंसी एफएसबी के पूर्व चीफ निकोलाई पेत्रुशेव को सौंप सकते हैं। इनकी गिनती पुतिन के करीबी लोगों में होती है। इस दौरान पेत्रुशेव के हाथों में यूक्रेन युद्ध की कमान भी रहेगी। रूस के एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि पुतिन के ऑपरेशन की जानकारी पुख्ता है। पुतिन को 18 महीने पहले पेट के कैंसर और पार्किंसन नाम की बीमारी का पता चला था। तब डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए कहा था, लेकिन तब उन्होंने उसे टाल दिया था। अब वह 9 मई को विक्ट्री डे परेड में अध्यक्ष के रूप में शामिल होने के बाद ये ऑपरेशन करा सकते हैं। निकोलाई पेत्रुशेव पुतिन के सबसे करीबी माने जाते हैं। उन्होंने ही पुतिन को ये भरोसा दिलाया था कि यूक्रेन नव नाजियों से भरा हुआ है जो रूस के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं। इसके बाद ही पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था। अगली खबर सतना से है। सतना के कोलगवा थाना मारुति नगर में रविवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील मिश्रा के घर रीवा में ईओडब्ल्यू की 25 सदस्यीय टीम ने छापामार कार्रवाई की है। तड़के 5 बजे से शुरू हुई कार्रवाई 10 घंटे चली, जिनमें 30 लाख नगद के साथ भारी मात्रा में जेवरात और 7 करोड़ की अचल संपत्ति बरामद की है। ईओडब्ल्यू विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। सतना के मारुति नगर में रविवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। रीवा ईओडब्ल्यू एसपी के निर्देशन पर 25 सदस्यीय टीम ने टीआई मोहित सक्सेना और प्रवीण चतुर्वेदी की अगुवाई में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। 10 घंटे चली कार्रवाई में ईओडब्ल्यू टीम ने अब तक 30 लाख नगद और 10 लाख के जेवरात के साथ स्मार्ट सिटी से लगी हुई 7 एकड़ के फार्म हाउस सहित 13 रजिस्ट्रियां बरामद कर दी हैं। और आपको बता दें, 10 घंटे से जारी सर्च में अब तक लगभग 7 करोड़ की चल अचल संपत्ति बरामद हुई है और अभी लगातार सर्च जारी है। हैरान करने वाली बात यह है कि सुशील कुमार ने सन 1990 में प्रदूषण विभाग में एक लैब टेक्नीशियन के पद पर नौकरी हासिल की थी। 30 साल की नौकरी के दौरान ईओडब्ल्यू ने अर्जित आय से कई गुना बेनाम संपत्ति का आंकलन किया है, जिसकी जाँच पड़ताल में अब तक 7 करोड़ की बेनामी संपत्ति बरामद हुई है। दरअसल सुशील मिश्रा ने प्रदूषण विभाग के वैज्ञानिक के पद पर रहकर शहर का प्रदूषण कम करने के बजाय काली कमाई इकट्ठा कर ली थी। नतीजा कुछ सालों में रिटायर होने के पहले ही ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ गए, जिन पर अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू के निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी की माने तो अभी और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर और भी बेनामी संपत्ति सामने आ सकती है। बदायूं के नगला बसेला गांव में दहेज में बाइक, जंजीर और 5 लाख रुपए न देने पर विवाहिता को मारपीट कर फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने मृतका के भाई की भी पिटाई की है। रविवार को बदायूं के थाना दातागंज क्षेत्र के नगला बसेला गांव में दहेज में बाइक, सोने की जंजीर और बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए न देने पर ससुरालियों ने उपासना पत्नी अंचल की फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी और उसके छोटे भाई को कपड़ों पर प्रेस कराने के लिए भेज दिया गया। जब वह लौटा तो उपासना चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उपासना के परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उपासना के ससुराल वाले वहां से फरार हो गए। उपासना के परिजनों ने थाने में ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कहाँ से आए हो? जलालाबाद से, थाना जलालाबाद से। क्या घटना घटित हुई है?
घटना का नाम तो अचल के साथ में शादी हुई थी 20 जून को 20 जून को। तो उनने दहेज के चक्कर में मारपीट करी और लड़की की फांसी पे लटका दी। अच्छा। हमें लोगों को बताया भी नहीं था। उसका भाई का मतलब दातागंज गया था, उसको भेज दिया था दातागंज के लिए। अच्छा, किसका भाई? उपासना का। अच्छा, वो साथ में रहता था? हाँ, तो वो वहीं साथ में रहता था। अच्छा। उसके लिए प्रेस के लिए भेज दिया था। तो वो कारण मतलब वहाँ से जब तक वापस हो गया घर पे, तो वहाँ उपासना मरी पड़ी मिली। अच्छा। चारपाई पे उन लोगों ने उसके ऊपर भी हमला किया। अच्छा। कि तो इसको ही मार दो। आप लोग गए तो परिवार में कोई मिला क्या उस समय? हम गए थे तो उनकी माँ मिली थी, उनके पिताजी मिले थे, और वो लड़का जब हम गए तो मिला था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही गायब हो गया। ईद एवं अक्षय तृतीया से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था का एडीजी ने जायजा लिया है। एडीजी जॉन बरेली ने मुरादाबाद की ईदगाह का निरीक्षण किया। एडीजी ने गल शहीद और मुगलपुरा के इलाकों में पैदल गश्त एवं फ्लैग मार्च किया। एडीजी ने मुगलपुरा थाने में शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। आपको बता दें, एडीजी बोले कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती एवं ईद को लेकर पीस समिति की बैठक ली है। आने वाले पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट रहेगी। सर, आज मुरादाबाद में भ्रमण किया है सर, क्या? आज कोतवाली मुगलपुरा में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें यहाँ मुरादाबाद के सभी संभ्रांत लोग और धर्मगुरुओं को बुलाकर उनसे वार्ता की गई। और आने वाले जो पर्व ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, उनको लेकर के पुलिस की तैयारी के बारे में अवगत कराया गया। और ये भी बताया गया कि शांति व्यवस्था हर हाल में कायम रहे। छोटी छोटी बात होती है तो तुरंत शासन को बताया जाए। अफवाहों पर कतई कोई ध्यान न दें। और पुलिस व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रहेगी। ये अलर्ट है, आने वाले पर्व जितने भी रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात आज श्रमिक दिवस मना रहा है, यानी मजदूरों के लिए मनाया जाने वाला दिन। आज इसी खास मौके पर जब एक मजदूर से हमने बात की तो उसने अपना दर्द बयां किया। मजदूर ने कहा, सरकार की चल रही योजनाएं प्रशासन जमीनी स्तर तक तो पहुंचाना चाहता है, लेकिन गांव में प्रधान अपने चहेतों को ही काम देता है, यानी कि सरकार की चलाई जा रही मनरेगा योजना जमीन पर जरूरतमंदों के लिए शून्य है। मजदूर ने जानकारी देते हुए बताया कि जब उसे गाँव में मनरेगा योजना के तहत काम नहीं मिलता है तो वह कस्बा और शहर की तरफ भागता है, जहां कभी काम मिला तो कभी नहीं मिला। एक और इसी परेशानी के चलते वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा तक नहीं दे पाता। अब कहीं ना कहीं सवाल तो तमाम खड़े होते हैं कि आखिर सरकार की चल रही योजनाओं पर प्रधान इस तरह से पलीता क्यों लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद जिला प्रशासन ऐसे प्रधानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, जिससे जरूरतमंद मजदूर परिवारों को रोजगार मिल सके, ये देखने वाली बात होगी। बस क्या कहेंगे आप? हम बस मजदूर क्या जाने क्या होता है। मैं तो मजदूरी करना कस्बा में आते हैं, तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं। अच्छा, गांव में सरकार द्वारा मनरेगा योजना चल रही है, जिसमें गांव में ही काम करने की बात कही गई है, क्या कहेंगे आप? गांव में प्रधान लोग अपने चाहने वालों को लगा लेते हैं, हम लोगों को कहाँ काम मिलता है, तो हम लोग कस्बा आते हैं काम करने। अच्छा, गांव में काम मिले तो यहाँ ना आए हम लोग? तो यहाँ क्या करें, गांव में ना करें काम। अच्छा, सरकार की जो योजना चल रही है क्या कहेंगे? सरकार की योजना तो बढ़िया है, लेकिन हम लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा है। क्यों लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? लाभ क्या, प्रधान लोग अपने चाहने वालों को लगा लेते हैं मनरेगा में, हम लोगों को देते ही नहीं काम। कहाँ रहते, कहाँ है आप? धनीरामपुर। अच्छा, कहा नहीं कभी प्रधान से? प्रधान से कहा तो सुनता ही नहीं है। रोजगार मिले हमको तो हम भी अपने लड़का बच्चन का अच्छी जगह पढ़ाएं लिखाएं। अच्छा, शहर कस्बा में आते कितनी मजदूरी मिलती है? क्या रोज काम मिलता है? कभी मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो अपने गांव वापस चले गए। हरदोई के शाहबाद कोतवाली में चंद कदम की दूरी पर तहसील मुख्यालय स्थित एक जन सेवा केंद्र के ताले तोड़कर चोरों ने 80,000 के सामान पर हाथ साफ कर दिया। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई कर रही है। शाहबाद के मोहल्ला गिलजई निवासी नूरेन जन सेवा केंद्र चलाता है। प्रतिदिन की भांति वह अपना जन सेवा केंद्र शाम के वक्त बंद करके गया। सुबह जब दुकान खोलने पहुंचा तो उसकी दुकान के ताले टूटे हुए थे। अंदर देखा तो 2 लैपटॉप, 3
प्रिंटर और एक मॉनिटर गायब था। उन्होंने बताया कि लगभग 80,000 की चोरी हुई है। नूरेन ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। थाना शाहाबाद कस्बे में ही है, जन सुविधा केंद्र है। उसमें रात में ताला तोड़ के 2 लैपटॉप और 3 प्रिंटर चोरी किए गए हैं। इसमें जो है जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।